आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में बिहार का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। एक्सपो में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। पटना के होटल मौर्य में परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने अलग अलग कंपनियों की गाड़ियों को देखा और एक गाड़ी में बैठकर भी जायजा लिया। उन्होंने सभी गाड़ियों का मुआयना किया और साथ ही साथ उन्होंने सीएम कारकेड के लिए 2 गाड़ियों को भी पसंद किया और उसी वक्त उन्होंने खरीदने का आदेश भी दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय से भी 4 गाड़ियों का खरीदने का ऑर्डर दिया गया है और इसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। ई साइकिल से लेकर बड़ी बसें तक इसमें शामिल है। बिहार में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों का कॉन्क्लेव हुआ है और नीतीश कुमार उसमें शामिल हुए और होटल मौर्य में इसका आयोजन किया गया था। अलग अलग कंपनियों की गाड़ी इस वक्त आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक गाड़ी में मुख्यमंत्री भी बैठ गए और उसे करीब से देखा। परिवहन विभाग के कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे। सेमिनार का मकसद था इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और 1 दर्जन से तकरीबन अधिक ही कंपनियां थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ई रिक्शा से ई साइकिल से लेकर बड़ी बसें तक इसमें शामिल है। बिहार की ईवी पॉलिसी को एक लैंडमार्क बदलाव माना जा रहा है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बिहार सरकार के। ये बहुत सारी कंपनियां आई हैं और आप लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि 2028 तक कम से कम 15% ईवी का जो पॉपुलेशन है उसको हासिल करना है, डेंसिटी को। देखिए, बिहार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मेजर जंप लिया है और ये पिछले 3 वर्षों से इस पर काम हो रहा था और उसका रिजल्ट है कि जहां हम लोग 1% गाड़ियाँ हमारी ई व्हीकल होती थी, आज हम लोग 2023 दिसंबर तक 7% तक पहुंच गए हैं जी। और ये 3 सालों में 13,000 से 1,30,000 गाड़ियों का सफ़र हम लोगों ने तय किया है और अब टारगेट है कि हम अगले 5 सालों में इसको 15% मिनिमम तक ले जाएं। लेकिन उसके लिए जो करना था, उसके लिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी नीति बनाई है जिसका नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है और उसको लेकर के आज जो भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप है और साथ ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब लोगों ने अपने व्हीकल्स को प्रेजेंट किया है ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या अवेलेबिलिटी है और क्या पॉसिबिलिटी है। जो चार्जिंग लोकेशंस की बात होती है, जब पटना से आप बाहर जाते हैं तो शायद दिक्कत होती है कि हाईवेज पे इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही है, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या लक्ष्य क्या है अपना? देखिए, बिल्कुल आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम था चार्जिंग का और उसके लिए हम लोग एक चार्जिंग इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को भी बुलाया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्वहन करेंगे ऑयल कंपनीज। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन पर अब एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल देना ज़रूरी हो गया है नए रेगुलेशंस में। तो उसमें सभी पेट्रोल पंप जो हाईवेज पर है उनको एक ईवी चार्जर्स मिनिमम लगाना होगा और अब तक 200 लग चुके हैं जो इसी महीने चालू होने वाले हैं और इस साल के आखिर तक 500 से अधिक ऐसी लोकेशंस पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे और अगले 2 सालों में मोस्टली हाईवेज पर सभी पेट्रोल पंप्स पर ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिससे जो आप बाहर निकलो तो इसे रेंज एंजाइटी बोलते हैं, चार्जिंग एंजाइटी वो ना रहे कि मेरा उनकी व्हीकल का चार्ज खत्म होने वाला है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ईवी, लेकिन अगर वो बैठ करके घूमना चाहे तो ओला ओवर की सवारी कर सकता है और दे कैन चार्ज मोर ऑल्सो और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम है। मतलब 1/3 पैसा लगता है। अगर आप पेट्रोल की कार लेते हैं तो जितना खर्च पेट्रोल पर होता है उससे 1/3 खर्च में आप बिजली की कार में चढ़ सकते हैं। नीति आयोग की तरफ से क्या निर्देश है? आप किस तरह का कंसल्टेशन हो रहा है उनके साथ में? देखिए, आज नीति आयोग को भी हमने आमंत्रित किया है, उनके प्रतिनिधि भी आज आए हैं, उनके एडवाइज़र आए हैं और वो हम लोग के साथ WRI के साथ हम लोग मिल करके और यूके गवर्नमेंट के साथ, अभी यूके एम्बेसी से भी डिप्टी कमिश्नर आए हैं, उन लोग के साथ हम लोग एक MOU कर रहे हैं जिसमें वो लोग हमें एक ईवी जो एनवायरनमेंट बिल्डिंग है, सपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए वो हमें कंसल्ट करेंगे और हमें कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत गुजारेंगे। उम्मीद करते हैं कि बिहार भी ईवी सेक्टर में आगे बढ़ेगा और जो व्हीकल्स हैं, खास करके जो हाईवेज पे देखते हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। संजय जी, आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते खबरों में, जमुई जिले में एक और पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया और इस बार जिले के गिद्धौर इलाके में पंच मंदिर में बीपीएससी पास शिक्षक को पकड़कर ग्रामीणों ने उसकी शादी उसकी प्रेमिका से करा दी और बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही दोनों के घर वालों ने शादी तय कर दी थी। दोनों की बातचीत भी होती थी, लेकिन जब प्रेमी ने बीपीएससी की परीक्षा पास की तो उसने बातचीत बंद कर दी।
जब ग्रामीणों ने इस धोखे का उन्हें पता चला तो उन्होंने जबरन दोनों की शादी करा दी। आना जाना सब कुछ ठीक था, जब से जॉब लगे तब से बदमाशी करने लगा। कल हमको बोला कि आने के लिए इनका जॉब से शादी होगा तो कैसा लग रहा है? ये हमको ब्लैकमेल कर रही थी दो फोटो रखने की वजह से, और अभी जब जॉब लगाए शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है, सुने, जब फोटो 2018 का फोटो दिखा रहा आप लोगों को, वही फोटो दिखा के ब्लैकमेल हमको किया। 2018 में इसके साथ था तब ना फोटो सुनिए ना, वो फोटो दिखाया, वो भी बर्थडे का फोटो था। फोटो मतलब जैसे होता ना खिंचाया, तो वही फोटो दिखाया, उसको वही ब्लैकमेल किया। आज नौकरी लगा मेरे पीछे पड़ गई कि हम इसे शादी करेंगे। आज तो फोटो दिखा रहे हो, इतना आसान तो कोई पीछे नहीं पड़ता। वही बात है सर, आपको वही बात है, आप हम इसके साथ खुश नहीं है। और बड़ी खबर नवादा से, जहां एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने पथराव कर पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के साथ सड़क पर अगलगी कर बवाल किया है। घटना रजौली स्थित बांका मोड़ के पास की है। बड़ी संख्या में ट्रक चालक NH 20 पर नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे, और जब पुलिस जाम हटाने पहुंची तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया, पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं रजौली थाने की एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बताएं कि पिछले दिनों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने फिलहाल इस नए हिट एंड रन कानून को लागू नहीं किया है, फिर भी कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ऐसा जो है नहीं है। थाना के गाड़ी पर लोगों ने जो है पत्थरबाजी किया था, उसके अलावा कुछ हाईवे प्रॉपर्टी पर उन्होंने ये नहीं किया। और किसी को चोट अभी जो है हमारा हल्का फुल्का पत्थरबाजी में लगा है। कोई घायल भी नहीं ना सर? नहीं, घायल से हॉस्पिटल जाने लगे नहीं। ये एकदम सरासर एकदम विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाली बात है, और इसके ऊपर जितनी सी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। हम एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस हरकत का उनको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। ये एकदम से गैर कानूनी काम है। जब भारत सरकार के द्वारा इसका खंडन कर दिया गया था, इस कानून का ये जाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दानापुर में अपहरण के बाद रेप मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। 48 घंटे बाद भी दरिंदे फरार हैं और मामले में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। एक बच्ची पटना एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और लोगों में भारी गुस्सा है। लोग दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। सड़क पर दिखता लोगों का गुस्सा, और हाथ में तख्ती लेकर दोषियों के लिए फांसी की मांग करती महिलाओं की इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से महज 12 किलोमीटर दूर दानापुर की। दानापुर में मंगलवार की सुबह 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई। एक की रेप के बाद हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी पटना एम्स में आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस घटना ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। लेकिन घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग हाथ में तख्ती लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है और दोषियों के एनकाउंटर तक की मांग की है। SIT का गठन करवाने का काम किया, लेकिन यह स्पष्ट मानना है ये अपराध क्षम्य नहीं हो सकता है। या तो पुलिस 24 घंटे में अपराधी को चुनकर उसका इनकाउंटर करे, ये क्षम्य नहीं हो सकता है। किसी महिला के साथ इस तरह रेप करके उसकी हत्या करना ये जघन्य अपराध है और ये कभी भी माना नहीं जा सकता है। ऐसे अपराधी के घरों को ध्वस्त करना होगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है इस केस को हम लड़ेंगे। जब तक अपराधी को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को
इस महिला को, इस परिवार को पूरी तरह सहयोग करते रहे। दानापुर की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार की राजधानी पटना का ये दृश्य विचलित करने वाला है, जहां 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। 8 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है, वहीं 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। न्याय यात्रा का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नीतीश कुमार कहां हैं? आरजेडी के जंगल राज में अति पिछड़ा और दलितों पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ गया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं भेज रहे। कि यहाँ जितने भी दलित और महादलित समाज के बच्चे बच्ची रहते हैं, ये सारे लोग अभी खौफ में हैं कि इन लोग के परिवार के साथ भी यहाँ कुछ घटना घट सकती है। अब सवाल है कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे दरिंदे? 2 बच्चियों से गैंगरेप, फिर कार्रवाई धीमी क्यों? बेटियों की रक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कब रुकेंगी अपहरण और रेप की वारदातें? एफएसएल की जांच में क्या कुछ मिला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दानापुर पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार सरकार को भी देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो फुलवारीशरीफ में महादलित परिवार की बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने धरना देने का ऐलान कर दिया और सम्राट ने कहा कि महादलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी लड़ती रहेगी। कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी, एसटी मोर्चा और महिला मोर्चा वहां धरना देंगे। गण अपराध है। महादलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार संघर्ष कर रही है। अभी कैंडल मार्च 5 बजे पूरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट वहां निकालने जा रही है और कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी, एससी मोर्चा और महिला मोर्चा वहां धरना देने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बार फिर एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। घाव की ड्रेसिंग के दौरान डॉक्टर ने बच्चे के पैर में ही सुई छोड़ दी, जिसकी वजह से गंभीर इन्फेक्शन के बाद बच्चे की जान पर बन आई। घटना मीनापुर की है और जहां नवंबर महीने में एक स्कूल में पेड़ गिरने से कई बच्चे घायल हुए थे। इसमें एक बच्चे मोहम्मद शहनवाज के पैर में गहरा जख्म हुआ और इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई टांके लगाए। ड्रेसिंग के दौरान डॉक्टर ने सुई उसी में छोड़ दी और उसके बाद ऊपर प्लास्टर लगा दिया। इससे इन्फेक्शन के बाद बच्चे की स्थिति बिगड़ गई। बच्चे का इलाज पटना के पीएमसीएच में कराया गया, तब जाकर बच्चे की जान बचाई जा सकी है। और इस मामले में मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो जांच कराकर कार्रवाई होगी। जो नीडल ड्रेसिंग खोला गया तो इसमें नीडल छूटा हुआ था, उससे हमारे बच्चों को इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के कारण ये डॉक्टर साहब का है कि आप ले जाइए पीएमसीएच ले जाइए। वहाँ तो ले गए, वहाँ लमसम 10-11 दिन इलाज हुआ। इस पर जो भी कुछ हो सकता है, अगर संज्ञान में आया है, कुछ इस पर रिपोर्ट आएगा, कोई कंप्लेन आएगा तो उस पर हम लोग ये ध्यान देंगे। हम लोग जो कार्रवाई कर सकते हैं करेंगे। इधर पटना सिटी के चौक थाने से महज चंद कदम की दूरी पर एक गैस एजेंसी के पास से चोरों ने बाइक चोरी कर ली है। चोरी की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 2 चोर कितनी आसानी से बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। घटना सोमवार की देर शाम की बताई जा रही है। पीड़ित वाहन मालिक ने इस संबंध में स्थानीय चौक थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। तो पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पटना सिटी का यह मामला है। चोरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने गया में अपने दिवंगत पिता सुनील दत्त का पिंडदान किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संजय दत्त गया एयरपोर्ट से विष्णुपद मंदिर पहुंचे और फल्गु नदी के तट पर पिता सुनील दत्त, माता नरगिस समेत कई पितरों का पिंडदान किया। संजय दत्त ने विशेष तौर पर फल्गु घाट, वटवृक्ष और देव घाट पर पिंडदान किया। पुरोहित अमरनाथ मेहरवार ने पूरी विधि विधान के साथ पिंडदान करवाया। अमरनाथ मेहरवार ने बताया कि संजय दत्त के साथ उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त भी साथ थे।
बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर समस्तीपुर में लोगों में उत्साह है। राम जानकी ठाकुरबाड़ी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा को रोक रोक कर झांकी की आरती उतारी और फूलों की बारिश की। इस कार्यक्रम के माध्यम से 22 जनवरी को लोगों से घर घर दीपावली मनाने की अपील की जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त सड़कों पर थिरक रहे थे। पूरे देश भर में राममय वातावरण हो चुका है और यह भारत देश राम से जाना जाता था। आज पुनः पूरे देश का वातावरण ऐसा हो गया है कि राममय हो चुका है और जगह जगह शोभा यात्रा, झांकियां, अक्षत वितरण और 22 तारीख के बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला जी के दर्शन के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना नगर निगम की स्वच्छता में उपलब्धि। शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पटना को मिला है अवार्ड। दिल्ली के भारत मंडपम में न सिर्फ स्टेट लेवल रैंकिंग में पटना को स्वच्छता में पहला स्थान मिला, देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना 77वें स्थान पर है। स्टेट रैंकिंग में पटना पहले स्थान पर है। पटना को पहली बार वाटर प्लस के लिए चयनित किया गया है। गार्बेज फ्री सिटी के लिए पटना को 1 स्टार मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाटर प्लस और जीएफसी के 1 स्टार रैंकिंग के लिए इन्हें सम्मान मिला। देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।